नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं वैदिक ज्योतिष एवं लाल किताब के आधार पर जन्म कुंडली के भाव परिचय को। कल हमने 1 से 6 भाव तक की चर्चा की। आज हम बात करेंगे 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक। वैदिक ज्योतिष किस भाव को किस नज़रिए से देखती है और लाल किताब किस भाव को किस नज़रिए से देखती है, किन किन बातों का ये विश्लेषण करते हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कालपुरुष की कुंडली मेष लग्न की कुंडली होती है, ये आप सभी जानते हो, और ये मुख्य एक स्थिर कुंडली मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7वां भाव जिसकी हम अब चर्चा करने वाले हैं, इस भाव के बारे में यदि हम वैदिक ज्योतिष के आधार पर देखें तो ये 7वां भाव है। देखिए 7वां भाव है जहां पर ये 7 लिखा हुआ है, जहां पर ये 7 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये 7वां भाव है। ठीक है, 7वें भाव के बारे में हम विश्लेषण करते हैं क्योंकि इसको कलत्र भाव भी कहते हैं। ये सप्तमेश भी कहा जाता है, मातेश भी कहा जाता है। और यहां पर सूर्य को देखें तो सूर्य के लिए संध्या काल होता है। इस सप्तम भाव में 8 नंबर की राशि यानी कि जब वृषभ लग्न होगी तो यहाँ पर वृश्चिक राशि आएगी, तो वृश्चिक राशि यहाँ पर बलवान होती है। और इस भाव का जो कारक ग्रह है वह शुक्र है। विशेषकर जातकाओं की जन्म पत्रिका में बृहस्पति होते हैं, लेकिन शुक्र भी यहाँ पर उनके रहते हैं। शुक्र क्या है? सुख है। और पुरुष जातक की जन्म पत्रिका में तो शुक्र हमेशा ही सप्तम भाव के कारक हैं। तो सप्तम भाव के विशेष रूप से जो कारक हैं वह शुक्र ही हैं, क्योंकि यह काम भाव भी है। अब देखिए जातक के गृहस्थ जीवन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, उसकी पत्नी या उसके पति के चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे, कैसा स्वभाव उनका होगा, जो दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इस सब की चर्चा हम सप्तम भाव को ही मुख्य आधार मानकर करते हैं। आपका जीवन साथी सुंदर होगा, कुरूप होगा, एजुकेटेड होगा, अनएजुकेटेड होगा, कैसा होगा, ये सब कुछ हमें ये 7th हाउस ही बताता है। देखिए मैं बहुत सारी जब प्रेडिक्शन करता हूं तो उनमें कुछ बातों का मैं यहाँ बता देता हूं, ध्यान रखता हूं। जैसे कि ये पंचम भाव है और ये सप्तम भाव है। जब इनके ग्रह आपस में युति करें या परिवर्तन कर लें तो यहाँ पर प्रेम विवाह होने के बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं, प्रेम विवाह होने की स्थिति बनती है। और या फिर ये सप्तम भाव और नवम भाव के अधिपति आपस में युति कर लें, एक स्थान परिवर्तन कर लें, इस सभी संभावनाओं में प्रेम विवाह होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे क्या उसकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, तो आप पहले इस बात को तुरंत देख लीजिए कि हाँ क्या स्थिति बन रही है। वहीं अगर कोई पापी ग्रह सप्तम भाव को पीड़ित करे या शुक्र के साथ में जो दृष्टि परिवर्तन करे जैसे कि राहु आदि, तो वहां पर अंतरजातीय विवाह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मंगल और शुक्र कामुकता देते हैं, कामुकता में आवेश देते हैं, भूल जाते हैं। और उसमें अगर राहु का भी इनपुट हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अपने क्षेत्र से अवश्य कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिरेंगे जरूर। चलिए ये तो था, मैंने एक छोटा सा बीच में आपको बता दिया कि आप देख सकते हो, उस बात को समझ सकते हो। इस सप्तम भाव को आप अगर देखोगे तो इस भाव से हम क्या क्या समझते हैं, क्या क्या कोई प्रश्न आ जाए आपके पास में, तो प्रश्न आ जाए तो आप उसमें किसी ने प्रश्न कर दिया आपसे कि मेरा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। अब आप कंफ्यूज हैं कौन से भाव को देखें। दैट मीन्स यू शुड गो फॉर 7th हाउस। आपको 7वें भाव पर जाना है, 7वें भाव को देखना है। 7वें भाव ही आपको बताएगा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। अगर सप्तम भाव या सप्तमेश कहीं से पीड़ित हैं, पाप कर्तरी में आते हैं या नीच अवस्था में आ जाते हैं या किसी भी प्रकार का उनमें दोष आपको दिखता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में
वह कटुता लेकर आएगा, और अगर यह प्रतिशत बढ़ता चला जाए तो वहां और ज्यादा स्थितियां खराब हो जाती हैं। लेकिन जहां कम हो तो वहां थोड़ी बहुत छुटपुट होती रहती है। लेकिन जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह सप्तम भाव को देखें तो वहां स्थितियां बिगड़ेंगी अवश्य, लेकिन वो वापस से उसमें सुधार हो जाएगा, वे अलगाव नहीं होने देते। अगर किसी के काम वासना का विश्लेषण करना हो तो 7th हाउस से करोगे। किसी के, अगर हम बीमारियों में बात करें या शरीर अंग विशेष की बात करें, तो जो आपका यूरिन रिलेटेड पोर्शन होता है उससे संबंधित जो बीमारियां देखी जाती हैं वो भी 7th हाउस से वैदिक ज्योतिष में देखी जाती हैं। यहां से प्रजनन अंगों को, जनन अंगों को हम यहां से देखते हैं, और किसी भी तरह का अगर व्यभिचार या काम पीड़ा जिसकी मैंने अभी चर्चा की उसको भी देखना होगा तो हम 7th हाउस से ही देखेंगे। देखिए, डाइवोर्स होगा नहीं होगा वो मैंने अभी आपको बता दिया, अलगाव, डाइवोर्स, ये सब ये 7th हाउस को ही ध्यान में रखकर इनका वर्णन किया जाएगा। या ये भाव आपका साझेदारी का भाव भी होता है। 7th हाउस आपकी साझेदारी का भाव होता है। यहाँ आप पार्टनरशिप को, आपकी पार्टनरशिप कैसी चलेगी, सेम टू सेम जैसे आप विवाह को देखोगे ऐसे पार्टनरशिप को देखोगे। अगर वहां शुभ ग्रह है, अच्छी स्थिति है तो नॉर्मल सी बात है कि सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो वहां पर अच्छा ना होने के भी संकेत होते हैं। इस भाव से हम और क्या क्या देख सकते हैं? देखिए, इस भाव से फिल्म इंडस्ट्री को भी देखा जाएगा, क्योंकि ये शुक्र इसके कारक हैं, और कहीं ना कहीं शुक्र का जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनको आप देखते हो कि भाई उनको पसंद ही इसीलिए करते हो कि देखता अच्छा है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है, इस तरह की बातें जब आप करते हो तो उसका अर्थ है कि ये रोमांटिक होना क्या है, ये शुक्र है। तो 7th हाउस को हम इसमें जरूर इन्वॉल्व करेंगे। छोटी दिनचर्या, डेली के जो वर्क करते हैं हम, उसमें जो दैनिक कार्य करते हैं वो उसमें क्या होगा उसको अगर देखना हो तो वो भी 7th हाउस से ही आप देखोगे। ये हमने बात करी वैदिक की। अब मैं बात करता हूं कि यहीं पर अगर आप लाल किताब के आधार पर 7th हाउस को देखोगे तो लाल किताब उस पर क्या कहती है। लाल किताब में इस बात को कहा गया है कि गृहस्थ जो है, यानी कि आपका जो परिवार है, आपकी जो पत्नी है, उसको, उनके साथ में जो आपका विवाह हो जाता है तो आप गृहस्थ जीवन में चले जाते हो। अब ये गृहस्थ आश्रम की चक्की के समान माना गया है इस भाव को। अब यहां पर बात आती है कि बुध यानी कौन है, आकाश, और पृथ्वी यानी कि शुक्र इस चक्की में प्रयुक्त पत्थर के समान है। आकाश और पृथ्वी के बीच में शुक्र रहता है और यही सभी कार्य संचालित करता है। अब देखिए, इस भाव में मंगल या बृहस्पति, या तो मंगल हो जाए या बृहस्पति हो जाए या उनके मित्र ग्रहों की युति अच्छा फल प्रदान करती है। ये किसके आधार पर? लाल किताब के आधार पर। और स्त्री ग्रह अक्सर स्त्रियों पर अपना प्रभाव डालते हैं एवं पुरुष तत्व प्रधान ग्रह पुरुषों को प्रभावित करते हैं। यदि सप्तम भाव में दो स्त्री ग्रहों की एक साथ युति हो जाए, जैसे मानकर चलिए शुक्र और चंद्रमा की युति हो गई, दोनों स्त्री ग्रह, तो ये दोनों मिलकर भी एक पुरुष ग्रह के समान ही फल देने लगते हैं। तो यहां पर हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना आवश्यक है। अब देखिए, सप्तम भाव में जो बैठेगा वो सातवीं दृष्टि कहां डालेगा? लग्न पर डालेगा। अब जब लग्न पर डालेगा तो वहां लग्न को प्रभावित करेगा। अब चंद्रमा स्त्री ग्रह हो गया, और यहां पर अगर कोई भी शुभ ग्रह इसके साथ में चलेगा तो निश्चित रूप से यह एक शुभ प्रभाव लेकर चलेगा। अगर वहीं हम चलें कि सप्तम भाव में जैसे शुक्र है और शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठ जाए, अब जातक पर यहां पर कोई भी अन्य ग्रह बैठा तो शुक्र स्त्री प्रभाव नहीं देगा, वहां पर पुरुष प्रभाव देता। ये लाल किताब कहती है। तो लाल किताब कहती है कि दो ग्रह पुरुष प्रभाव देते हैं। पुरुष प्रभाव का अर्थ है, आप ये नहीं कह सकते स्त्री ग्रह देख के कि किसी के जीवन साथी की आदत कैसी होगी, वहां पुरुष तत्व आ जाएगा। दो स्त्री ग्रह मिलकर भी वहां पुरुष तत्व को लेकर आ जाएंगे।
अब हम बात करते हैं, अगर 8th हाउस की, 8वें भाव की बात कर लें, ये 7वें भाव में अगर किसी को कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उनका प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से ही उनकी जिज्ञासा का मैं उत्तर दे सकूं। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के बारे में देखिए, अष्टम भाव के बारे में वैदिक ज्योतिष को अगर हम देखें तो वैदिक ज्योतिष इस भाव को मृत्यु का भाव भी कहती है। आपके जितने भी यश अपयश मिलेंगे आपको जीवन में, हम इन सब की चर्चा इस अष्टम भाव से ही करते हैं। ये भाव आयु भाव माना जाता है और इस भाव से जातक की आयु का निर्धारण किया जाता है, कितनी आयु रहेगी। वैसे लोग ज्योतिष में अगर कोई पूछे कि हम मेरी आयु कितनी रहेगी तो इसका उत्तर नहीं देते, क्योंकि कहते हैं पाप लगता है। अब यहां पर केवल इतना समझाना है मुझे कि इस अष्टम भाव से हम किसी की आयु का निर्धारण करते हैं, हम निर्धारण नहीं करते किसी की आयु कितनी हो सकती है, इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस भाव के स्वामी ग्रह को अष्टमेश कहा जाएगा। यह अष्टम भाव है, इसके स्वामी ग्रह को क्या कहा जाएगा? अष्टमेश। कारक जो होते हैं इसके वह शनि होंगे। अब देखिए, यहां राशि बदलती गई, अष्टमेश बदलते गए, लेकिन कारक नहीं बदलेगा। शनि है तो शनि यहां के कारक हमेशा रहेंगे। यहां से हम उन बातों का विचार भी करते हैं कि मृत्यु हुई तो किस कारण से हुई, तो मृत्यु के कारण का भी विचार इस भाव से किया जाता है। यहां से हम जीवन मरण, और अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो यहां से जननेंद्रियों का, यौन रहस्यों का, अंडकोशों का, छल कपट, चिंता, जय पराजय, इन सब की चर्चा यहां से ही हम करते हैं। किसी को कोई बदनामी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अष्टम भाव देखिए। गवन यानी कि कोई घोटाला ये व्यक्ति ने किया या नहीं किया, अष्टम भाव से देखिए। या इसके साथ घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ये भी अष्टम भाव से ही देखिए। इसको कोई राजदंड होगा, कारावास होगा, नहीं होगा। वैसे कारावास होना और कारावास झेलना, होना अष्टम से देखिए और झेलना द्वादश में। द्वादश में जो आपको देखिए, यहां से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कारावास शब्द आया है तो थोड़ा सा समझ लिए। कोर्ट कचहरी में गए आप, कहां गए? कोर्ट कचहरी में, छठा भाव। बहस चली अच्छी खासी, डिसीजन हुआ, दंड साबित हुए, अष्टम भाव में डिसीजन हुआ कि इसको कारावास दिया जाए। यहां दंड का निर्धारण हुआ। ध्यान रखिए, यहां बहस चली, यहां निर्धारण नहीं हुआ, लेकिन यहां पर दंड निर्धारित हुआ। दंड निर्धारित होने के बाद में द्वादश भाव में उस दंड को क्या किया गया? उस दंड का व्यय किया गया, यानी कि वहां जाकर दंड को भोगा गया। स्पष्ट है किस तरीके से यहां पर आप समझ पाओगे। कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी से दंड का निर्धारण, दंड निर्धारण के बाद में दंड का भुगतान, भुगतान द्वादश भाव में करोगे क्योंकि ये व्यय भाव है। विदेश यात्राओं को भी हम अष्टम से देखते, समुद्र यात्राओं को भी देखते हैं। जो यात्राएं शुरू करते हैं और पूरी जब यात्राएं चलने लग जाती हैं तो द्वादश भाव है ही आपका। आपको जीवन में अगर हम जातिका की जन्म पत्रिका देखें तो उसके सुहाग की, यानी कि जिसको हम कहते हैं उसके मांगल्य की चर्चा अगर करेंगे तो वह अष्टम भाव से करेंगे। ससुराल की भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, स्त्री की ससुराल, मांगल्य भी अष्टम भाव से। अब देखिए ऐसा क्यों? यहां अगर हम देखें तो जब लग्न से, देखिए आप, लग्न से दूसरा भाव कौन सा हो गया? कुटुंब भाव। अब लग्न का, जातक का कुटुंब भाव हो गया दूसरा। अब उसकी पत्नी है यहाँ 7वें भाव। अब इसको लग्न मान लीजिए। अब इस लग्न का कुटुंब भाव कौन सा हो गया? दूसरा भाव। तो यहां जातक की ससुराल हम देखेंगे और यहां स्वयं उसका घर देखेंगे। इसी तरीके से जब कन्या की जन्म पत्रिका होगी
तो वहां सप्तम भाव उसके पति का घर, और सप्तम भाव जब उसके पति का घर, तो उसके पति के घर का कुटुंब भाव कौन सा हो गया? उसके पति का कुटुंब भाव कौन सा हो गया? 8वां घर। कहने का अर्थ उस कन्या की ससुराल 8वां घर हो गया। स्पष्ट है। इसी तरीके से पुरुष की ससुराल भी यही हो गई और कुटुंब दूसरा भाव हो गया। तो यहां से अब स्त्री की जन्म पत्रिका में उसके जब सुहाग की बात आती है, यानी कि जब उसके मांगल्य की बात आती है, अष्टम भाव विशेष प्रभावी होता है। निश्चित रूप से मानिए आप, बहुत ज्यादा प्रभावी अपना दिखाता है। अष्टम भाव में मंगल जैसे जब अशुभ ग्रह बैठते हैं तो यह सर्वाधिक दोषपूर्ण होता है। स्पष्ट है। अब यहां तक हम इसको समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक ज्योतिष ने तो ये बता दिया, क्या हम अष्टम से देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि लाल किताब इस अष्टम भाव के बारे में क्या कहती है। तो लाल किताब कहती है कि अष्टम भाव मृत्यु का सूचक है। बिल्कुल वही, वैदिक भी वहीं कहीं ना कहीं मृत्यु के बारे में, मृत्यु निर्धारण के बारे में चर्चा करती है। वहीं यहां लाल किताब भी यही कहती है, और लाल किताब भी यही कहती है कि मृत्यु कब होगी, किस कारण से होगी, इसका अगर निर्णय करना है तो इस निर्णय में सहयोग अष्टम भाव ही करता है। कौन सा भाव करता है? अष्टम भाव। अब इसमें जातक के जो कर्म हैं, उन कर्मों का निर्धारण, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि गमन कर लिया आपने, आपको सजा कहां मिलेगी? आपको सजा कर्मों का निर्धारण। यहां से छठे से हमने कर्म निर्धारित करे कोर्ट कचहरी में, अब यहां पर वो निर्धारण हुआ, कर्म की बहस हुई क्या किए, और यहां पर निर्धारण हुआ और वहां दंड होगा। तो यहां कर्मों का निर्धारण भी किया जाएगा। बड़ा ही न्यायशील भाव है। बहुत सारे लोगों के यहां पर अगर राहु बैठे हों तो वो खूब अनैतिक कार्य करेंगे, लेकिन उनसे वो 8 गुना ब्याज सहित वसूल कर लेगा, ये भी निश्चित है। इसलिए ये बड़ा ही न्यायशील भाव होता है, क्योंकि शनि इसके कारक है, तो न्यायशील तो होगा ही होगा। और एक बात हमें विशेष ध्यान देनी होगी कि यहां से आपके करियर को एक तरह से, क्या आप एडवोकेट बनोगे नहीं बनोगे, अष्टम भाव को जरूर चेक कीजिए इसके लिए। अब अष्टम भाव में मैं यहां पर कुछ ग्रहों की बात कर लेता हूं। अष्टम भाव में यदि सूर्य, चंद्र या बृहस्पति में से कोई भी ग्रह अकेला या एक साथ इनमें से कई ग्रह बैठे हों तो अष्टम भाव का प्रभाव कुछ नहीं रहता। अब देखिए यहां पर सूर्य बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए या गुरु बैठ जाए, दोनों तीनों बैठ जाए, या कोई 2 या कोई 1 बैठ जाए, तो अष्टम भाव अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाता। यह भी कहा जाता है अगर ये तीनों सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक साथ मिलकर इस भाव में बैठे तो कहते हैं कि मौत को भी ये निष्प्रभावी कर दें, मौत को भी जीत कर ले आए। सूर्य, चंद्र, गुरु, सूत्र याद रख लीजिए, लाल किताब का है। सूर्य, चंद्र, गुरु अगर यहां पर तीनों ये अष्टम भाव में बैठ जाएं तो कहा जाता है लाल किताब में कि ये मौत को भी मात दे दें, ये जातक मौत को भी मात दे देगा, ऐसी स्थिति ये बना देंगे। पर यहां पर एक बात ध्यान देने वाली होती है कि अगर इस भाव में मंगल, शनि या चंद्र में से कोई भी ग्रह के लिए बैठे हों तो हमेशा उत्तम फल होगा। मैं फिर से बता देता हूं, मंगल कौन कौन से बैठे हैं तो उत्तम फल मिलेगा। मंगल बैठे या शनि बैठे या फिर चंद्र बैठे, ये कब के लिए है? ये कब के लिए है पहले ही समझ लीजिए। आयु की बात कर रहे हैं उसके लिए, बाकी अन्य बातों की हम चर्चा नहीं कर रहे। तो मंगल, शनि या चंद्र इनमें से कोई भी अकेले बैठा हो तो अच्छा फल देगा, अकेला बैठना चाहिए। लेकिन यदि 2 या 3 ग्रह इकट्ठे हों तो यहां पर ये 2 बैठ जाएं, ये 2 बैठ जाएं, ये 2 बैठ जाएं या तीनों बैठ जाएं तो मौत देता है शनि। कहने का अर्थ है शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी मृत्यु कारक होगी, या ये कहिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है।
अब यहां पर तो शनि मृत्यु देंगे, और चंद्रमा, अब शनि बैठे हों और चंद्रमा और मंगल, ये तीनों को हम ऐसे ले लेते हैं, तो ये तो मृत्यु कारक हो गया, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा शनि। चंद्र की दशा आएगी तो चंद्र धन हानि करेंगे और स्वास्थ्य भी कमजोर करेंगे, चंद्र धन हानि और स्वास्थ्य भी कमजोर करने वालेंगे। और ये जो होंगे ये बुध के प्रभाव को भी क्षीण कर देंगे। चंद्रमा जो होंगे, जो बुध अगर अच्छा भी बैठा हो आप कहोगे बड़ा फल देगा, लेकिन यहां चंद्रमा बैठकर बुध को भी निस्तेज कर देंगे, ये यहां पर देखा जाएगा। अगर यहां पर मंगल और बुध की युति हो तो इस भाव में इन ये स्थितियां ना बने और मंगल और बुध की युति हो जाए, मंगल और बुध की अगर यहां पर युति बन जाए तो इस भाव से संबंधित बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति रिसर्च में जाएगा, न्याय दाता हो जाएगा, यानी कि जज बन सकता है, बहुत अच्छे इंश्योरेंस में जाए तो बहुत अच्छा इंश्योरेंस करने वाला हो जाए, एजेंट, बहुत बड़ा एजेंट बन जाए। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इस भाव से रहस्यों में बढ़कर आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, ये देखा जाता है। अब अगर एक बात आप ध्यान दीजिए कि यदि दूसरे भाव में शनि नहीं हो, मैं आपको बता देता हूं, यहां मंगल बैठा हो और यहां शनि हो, तब तो मंगल कुछ प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन यहां अगर शनि नहीं हो और मंगल बैठे हो इस भाव में, तो ये मंगल कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कराएगा और आपको वहां मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की यहां पर चर्चा की जाती है। और यह कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन संग्राम में असफल रहता है और हानि उठाता है जब मंगल अष्टम में हो और वहां दूसरे भाव में शनि ना हो। शनि होते हैं तो उत्तम फल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बात और देखें, अगर आठवें भाव या छठे भाव, इन दोनों भावों में से कोई भी भाव खराब हो तो दोनों भाव कमजोर और क्षीण होंगे। एक भी खराब हो जाए, ये खराब हो जाए या ये खराब हो जाए, अगर ये खराब हुआ तो ऑलरेडी ये खराब हो जाएगा, अगर ये खराब हुआ तो ये भी खराब हो जाएगा खुद ब खुद। दोनों को ध्यान रखिए, छठे आठ एक साथ चलते हैं तो दोनों के दोनों ही खराब होंगे। एक भी खराब हो जाए तो दूसरा कितना ही अच्छा बैठा हो खराब हो जाएगा। इसमें वो रूल लगाइए आप, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव एक हुआ तो दूसरा उसके साथ ही नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां हमने इनको समझ लिया, एक बात और समझ लेते हैं कि चौथा भाव, इस चौथे भाव को देख लेते हैं, और 11वां भाव। चौथा भाव और 11वें भाव में अगर कोई शत्रु होगा, तो कोई शत्रु ग्रह हो तो अष्टम भाव में बैठा ग्रह अपनी दृष्टि से दूसरे भाव और 11वें भाव, दूसरे भाव और 11वें भाव पर आक्रमण करता है। अगर यहां शत्रु ग्रह बैठे हों तो यहां बैठा ग्रह जो होगा वो अब शत्रु किसके, इस भाव के अधिपति के, अष्टम भाव के, अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है उसके। तो वो ग्रह जो क्या करेगा, वो ग्रह 11वें भाव पे अटैक करेगा और दूसरे भाव पे भी अटैक करेगा, यानी कि उनको हानि पहुंचाएगा, प्रभावित करेगा। ये आप समझ चुके हो। अब हम बात करेंगे नवम भाव की, वैदिक ज्योतिष में भी देखेंगे और लाल किताब से भी देखेंगे। देखिए, नवम भाव को वैदिक ज्योतिष की हम चर्चा कर रहे हैं अभी, और नवम भाव को जो भाग्य भाव है, भाग्य भाव हम इसको कहते हैं, और इस भाग्य के स्वामी को भाग्येश या नवमेश इन नामों से भी जाना जाता है। इस भाव के कारक ग्रह अगर जो होंगे तो वह कारक ग्रह होते हैं, सूर्य हो जाते हैं इस भाव के कारक ग्रह, इस भाव के कारक ग्रह सूर्य हो जाते हैं, बृहस्पति भी इस भाव के कारक ग्रह होते हैं। तो सूर्य और बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हो जाते हैं।
ठीक है, यहां पर ये हो गए इसके कारक ग्रह। अगर जातक की जन्म कुंडली में देखें तो ये भाव इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जो वर्तमान जन्म है उसके फल को बताने वाला होगा। भाग्य है तो भाग्य कहां से बनेगा? पूर्व जन्म से बनेगा। तो ये आपके पूर्व जन्म को बताता है, ये आपके पूर्व जन्म को बताता है 9वां भाव। और पूर्व जन्म में आप क्या करके आए हो इसी का यहां पर विश्लेषण ये कराता है। इस भाव के द्वारा आप ये जान सकते हो कि वर्तमान जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि ये भाग्य भाव है और इस भाव में गुरु और सूर्य की उपस्थिति बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। किसकी? गुरु और सूर्य की, क्योंकि ये कारक हैं इस भाव के और इनके लिए ये अच्छे माने जाते हैं इस भाव के। अब देखिए इस भाव से हम देखते क्या क्या है, खाली हम इस भाव से भाग्य ही नहीं देखेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें देखते हैं। देखिए इस भाव से आप तीर्थ यात्राएं देखोगे, वो भी तीर्थ यानी कि धर्म के लिए यात्राएं करोगे तो तीर्थ यात्रा। और अगर आप हाई एजुकेशन को देखोगे, उच्च शिक्षा को देखोगे, तब भी आप इस भाव को देखोगे। आपकी दर्शन शास्त्र में रुचि है या नहीं है वो हम 9th हाउस से ही देखेंगे। किसी धर्म स्थान जैसे कि मठ हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च, धर्मशाला, इन सब के बारे में जो विश्लेषण करोगे, क्या आप इनसे कितना संबंधित रहोगे, इनके प्रति आपकी कैसी निष्ठा रहेगी, इस सब की चर्चा हम 9th हाउस को ही देखकर करते हैं, 9वें भाव को ही देखकर करते हैं। आपके ऊपर आपके गुरु की कैसी कृपा रहेगी, इसकी चर्चा अगर की जाए तो 9वां भाव ही महत्वपूर्ण है, जो ये बताता है कि आपके जीवन में कोई गुरु होगा नहीं होगा, गुरु होगा तो कैसा होगा, ये सब आपका 9th हाउस ही आपको बताएगा। देखिए बहुत सारे हम एजुकेशन पे अगर जाएं तो जो प्रोफेसर होते हैं उनको भी हम क्या प्रोफेसर कोई बनेगा नहीं बनेगा, ये प्रश्न जब उठता है तो ये एक ज्ञान का भाव है और ये पंचम से पंचम भाव है, पंचम का त्रिकोण भाव है। ठीक है, पंचम का त्रिकोण भाव है। तो बुद्धि पंचम और पंचम से प्राप्त किया, एक हाई लेवल की आपके अंदर बुद्धि आई और आपने उससे ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान आपको एक दूसरों को ज्ञानदाता बनाने की कंडीशन, यानी कि आप एट प्रेजेंट प्रोफेसर, तो आप प्रोफेसर बनोगे नहीं बनोगे, इस बात का विश्लेषण भी हम इसी भाव से करते हैं। अब देखिए यहां से आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहां 9th हाउस से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव ये हो गया और सप्तम से ये हो गया सप्तम भाव 9। अब ये किसका है? छोटे भाई का भाव। अब छोटे भाई से सप्तम यानी कि उसकी पत्नी का भाव। तो यहां पर छोटे भाई की जो पत्नी है उसके बारे में अगर आप विश्लेषण करोगे तो वह आपका क्या हो जाएगा? 9th हाउस हो जाएगा। मैं एक बात और बता देता हूं आपको, ये आपका सप्तम भाव और सप्तम भाव यानी कि आपकी पत्नी का, आपके पति का, जो भी आप हैं, जातक हैं, जातिका हैं, उसके आधार पर, और यहां से 1 2 3 ये तीसरा भाव। कहने का अर्थ उस आपके पति या पत्नी का भाई, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का भाई यानी कि आपका कौन हो गया? आपका देवर हो गया। और वहीं अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का भाई, कहने का अर्थ हो गया आपका साला हो गया। तो इनसे विश्लेषण किया जाएगा। अब दादा पोते की भी बात कर लें। आप यहां आगे एक जातक हैं, आपकी संतान पंचम भाव, आपकी संतान को अगर हम लग्न बना लें तो इस लग्न से की संतान 9वां भाव, इस लग्न की आपकी संतान, तो यहां आपसे क्या हो गया ये? अब देखिए यहां पर आप खुद को एक मानिए कि आप दादा हैं, ये आपकी संतान, आपका पुत्र और ये आपका पोता। इसके लिए 9वें भाव के लिए आप दादा हो गए, स्पष्ट है। तो यहां दादा पोते को देखा जाएगा, पिछले जन्म को आपका देखा जाएगा। यहां पर ये सब हम विश्लेषण करते हैं। जो समय बीत गया उसके बारे में भी हम 9वें भाव से ही विश्लेषण करेंगे। मैंने प्रयास किया है आपको बहुत
डीप तक समझाने का इस नवम भाव को। अब मैं बात करता हूं कि लाल किताब इस नवम भाव के बारे में क्या सोचती है। देखिए, लाल किताब में भी इस 9th हाउस के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। नवम भाव के बारे में लाल किताब बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव का जो जातक है वो भाग्य की शुरुआत, यानी कि उसका जीवन कैसा रहेगा, उसका फलादेश यहीं से हम कर पाते हैं। और यह भाव पूरी जन्म कुंडली के प्राप्त होने वाले फलों को हमें बताता है, ये प्रभावित निश्चित करेगा। क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों के बिना, यानी कि हम कह सकते हैं एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। भाग्य भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आप भाग्य के भरोसे बैठे रहो और कर्म आप करो ही ना, तो कर्म भी उतना ही आवश्यक है जितना आपका भाग्य। भाग्य भी पूर्व जन्म के कर्मों का, या पूर्व जन्म में जो आपने संचित कर्म है उन्हीं का यहां पर आकर फल मिलता है। अब जो कर्म करोगे उसका आपको नेक्स्ट भाग्य बनकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसलिए कर्म प्रधानता बहुत आवश्यक है। कर्म करते रहिए ताकि आपका भाग्य बना रहे। ये बिल्कुल आप ध्यान समझ लीजिए। आप इसमें हम एक बात का और ध्यान देते हैं कि काल के तीनों भागों में ये भूतकाल है। जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल। मैं आपको बताऊं, ये वर्तमान काल है। त्रिकोण भाव में चलें तो ये वर्तमान काल है स्वयं जातक, ये उसका भविष्य काल है पंचम। आप संतान को भी देखते हो, संतान क्या है, भविष्य है किसी का, पंचम भाव है। यहां वह अपने पिता को भी देखता है, तो पिता का भाव। अब देखिए, अगर यहां पर अब आप थोड़ा सा और, अगर आप अंदर जाना चाहते हो और ज्यादा डीप में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप इस 9th हाउस को लग्न बना लीजिए। अब यहां से इसकी संतान कौन होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि आप तीसरी पीढ़ी में आप आ जाओगे। यहां आपकी संतान, आपकी संतान की संतान की संतान आप हो जाओगे। स्पष्ट है, समझ में आ रही है बात? तो कहने का अर्थ यह हो गया कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका पास्ट हो गया, ये आपका पास्ट हो गया, और ये आपका फ्यूचर हो गया, और ये आपका प्रेजेंट हो गया। तो 3 भागों में ये भूतकाल है। नवम भाव आपका भूतकाल है, आपके पूर्व जन्म का है। क्योंकि यहां अगर आप किसी की संतान बनोगे तो ये आपका पूर्व जन्म हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि यहां हमने इस बात को समझ लिया कि नवम भाव का जो भी ग्रह होगा, नवम भाव का जो भी स्वामी होगा, यही भाग्योदय का कारक होता है। अगर हम यहां पर बात करें तो जातक को जो यहां पर ग्रह बने, जैसे कि मानकर चलो बृहस्पति यहां का मालिक हो गया, एक तो कारक तो है ही, और यहां पर मालिक हो गया। अब व्यक्ति को, जैसे कि धनु, ये मेष लग्न की कुंडली हुई, धनु राशि हुई। अब धनु का स्वामी कौन, बृहस्पति। तो बृहस्पति कैसा कलर पसंद करते हैं, पीला, येलो, ठीक है, सैफ्रॉन। तो अब यहां पर अगर ऐसा व्यक्ति केसर का तिलक लगाए, आप देखिए उसका भाग्य कितनी जल्दी चमकना शुरू हो जाएगा। हल्दी का तिलक लगा सकता है, केसर का तिलक लगा सकता है, यह उसके लिए बहुत ही शुभ होगा। क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति को प्रसन्न करना, उसके तिलक को आप लगाइए, वे प्रसन्न हो जाएंगे। ये लाल किताब में इसका उपाय है ये। अब बात करते हैं हम दसम भाव की। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दसम भाव की हम चर्चा करने वाले हैं। दसम भाव के बारे में वैदिक ज्योतिष कहती है कि ये जो भाव है, या हम कहते हैं फलित ज्योतिष में, इस भाव को कर्म भाव कहा गया है। और इस भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनको या तो कर्मेश बोलोगे आप, या दशमेश बोलोगे। दसम भाव के अधिपति दशमेश, कर्मेश, कुछ भी आप इनमें से कह सकते हो, दोनों ही इन्हीं के नाम। अब इस भाव की हम बात करें तो देखिए, ये दक्षिण पथ हो गया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो चौथा भाव है ये उत्तर है, तो ये दक्षिण हो गया। अब सूर्य आप बताइए, जब पूरब से चलेगा तो किस रास्ते से चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, वो ऐसे चलेगा, और यहां संध्या हो जाएगी उसकी। यहां पूर्व, यहां पश्चिम, यहां दक्षिण, ये दक्षिण दिशा हो गई। स्पष्ट हो गया, ये दक्षिण दिशा। अब आप मुझे बताइए, सामान्य रूप से जब सूर्य निकलता है पूर्व से तो सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा तीक्ष्ण
उसका जो प्रकाश है जो सबसे ज्यादा हीट करता है वह किस दिशा में होता है? निश्चित है वह दक्षिण दिशा में सबसे ज्यादा तीव्र होता है। और इसीलिए यहां पर हम ये कहते हैं कि सूर्य दसम भाव में दिग्वली हो जाते हैं। और इस भाव के कारक ग्रह सूर्य हैं, बुध भी इस भाव के कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि यहां से व्यापार भी देखोगे आप, बुध कारक ग्रह हो गए। कर्म क्षेत्र है तो शनि भी कारक ग्रह इस भाव के बनेंगे, और गुरु बृहस्पति भी इस भाव के कारक ग्रह बनते हैं। तो 4 कारक ग्रह इस भाव को मिले हुए हैं, सूर्य, बुध, शनि और बृहस्पति। अगर हम राशियों की चर्चा करें तो इस भाव में जो बलवान राशियां होती हैं, एक मेष राशि इस भाव में बलवान होती है जो 1 नंबर की राशि होती है। 2 नंबर की राशि वृषभ भी इसमें अगर हो तो बलवान राशि मानी जाएगी, और सिंह राशि यानी कि 5 नंबर की राशि भी यहां पर बलवान मानी जाती है। अब कर्म क्षेत्र है, कर्म का भाव है, तो यहां आप पराक्रम करोगे। तीसरे भाव आपको पराक्रम करने को बोलता है, और उस पराक्रम को आप करते कहां हो? दसम भाव में करते हो। दसम भाव में उस पराक्रम को आप करते हो, तो ये जो दसम भाव में आप पराक्रम है यानी कि ये पुरुषार्थ का भाव है। और इसी आधार पर नवम भाव को भाग्य का स्थान कहा जाता है, और उसी तरह दसम भाव को कर्मेश यानी कि कर्म का भाव कहा जाता है। और मैंने पहले भी बताया आपको कि कर्म करे बिना आपका भाग्य नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा और देखिए, यह आपका दसम भाव है, और दसम भाव का जब कर्म का आप व्यय करोगे तो कहां करोगे? भाग्य में करोगे। आपने कर्म करा, संचित हुआ, अब उसका व्यय जो होगा आपके अगले जन्म में आपके भाग्य के रूप में मिलेगा। आप फिर उसका यूज करोगे, कह दो, आप कह दोगे कि भाग्यवादिता। भाग्यवादिता कहां? ये तो कर्मवादिता है। कर्म करोगे तभी तो भाग्य संचित होकर आएगा, और व्यय करने को आपको मिलेगा आपका भाग्य। जो इस जीवन में मिल गया उस पर ज्यादा इतराइए नहीं, क्योंकि वह आपके पिछले जन्म का कर्म है। तो वर्तमान में भी ऐसी ही कर्म कीजिए जो आगे का जीवन आपका सफल हो जाए। तो इसलिए बिना कर्म के भाग्य का उदय होना संभव नहीं है, और यही जातक के कर्म और उसकी सफलता को हम यहां से देखेंगे। उसके पिता के साथ में कैसे रिलेशन है, कैसे संबंध है, यह भी दसम भाव ही बताएगा। पिता के साथ उसके जो संबंध है, इसकी चर्चा करें तो दसम भाव ही हमें यह बताएगा कि कैसे संबंध होंगे। अगर जातक के स्वास्थ्य और उसकी आयु से संबंधित जानकारी देखें तो भी अब स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देखेंगे। क्यों? क्योंकि रोग भाव से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 रोग से पंचम भाव हो गया, रोग का भविष्य हो गया। आप ऐसे समझिए। आयु के का पराक्रम हो गया, यानी कि अष्टम का तीसरा भाव हो गया, ये ऐसे समझिए। तो यहां से हम इस भाव से इस प्रकार की जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। ये हमारा फलित ज्योतिष बताता है। चलिए, ये बहुत सारी बातें हो जाएंगी। अब कोई प्रश्न आपसे ऐसा आता है, कोई पूछे कि कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप कंफ्यूज हो जाएं कि हमें इसका जो उत्तर देना है वह किस भाव के आधार पर देना है, तो यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस दसम भाव से हम जातक के यश, सम्मान, इन सब के बारे में चर्चा कर सकते हैं। वो प्रसिद्ध कितना होगा, उसकी हुकूमत कैसी होगी, अधिकारी के बारे में भी अगर हम दसम भाव को देखेंगे तो विशेष रूप से अगर कोई आपसे पूछे गवर्नमेंट जॉब होगी, छठा भाव देखिए, दसम भाव देखिए, सूर्य की स्थिति देखिए, मंगल की स्थिति देखिए, गुरु की स्थिति देखिए, बता दीजिए। बहुत आसान है। वहीं अगर हम बात करें एक उच्च पदाधिकारी की, तो दसम भाव विशेष रूप से कार्य करता है। सूर्य की स्थिति और दसम भाव, अगर ये दसम भाव बहुत शुभ स्थिति में है, बहुत अच्छा है, बहुत बलवान है, बलिष्ठ है, निश्चित रूप से मान लीजिए कि वह एक बड़े ओहदे पर एक बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई संशय नहीं। नौकरी, आजीविका, वैभव, इन सब के बारे में अगर कोई राजनेता अब आपसे पूछे कि क्या चुनाव में विजय होगी, दसम भाव देखिए, बताइए क्या होगा, गद्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, दसम भाव देखिए, सब कुछ बताएगा। आप गजेटेड ऑफिसर होगे या नहीं होगे, दसम भाव बताएगा। सब कुछ ये दसम भाव बताता है। और ये दसम भाव के कारक शनि है, इसलिए लोहे का कारोबार भी अगर कोई पूछने आए तो दसम भाव से ही आप विश्लेषण करके बता सकते हो।
इस भाव की दिशा दक्षिण है, ये मैं आपको बता चुका हूं। दिशाओं का ज्ञान भी जन्म कुंडली में होना बहुत आवश्यक है, तभी आप एक सफल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। देखिए, सफल का अर्थ है कि आप जो प्रिडिक्शन करें वो सत्य जाए, ये बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं लाल किताब इस दसम भाव के बारे में क्या सोचती। तो लाल किताब में इस भाव को कर्म रूपी खेल का मैदान कहा गया है, और इसमें मनुष्य अपने कर्म रूप से खेलता है, कर्म से खेलता है, कर्म करता है। अब एक बात लाल किताब कहती है कि इस भाव में यदि आपस में शत्रुता रखने वाले ग्रह एक साथ आकर बैठ जाएं, जैसे कि मानकर चलिए सूर्य बैठ जाएं और सूर्य के साथ में यहां पर इस भाव में शनि और आकर बैठ जाएं, यहां पर सूर्य के साथ में इस भाव में आकर बैठ जाएं, शनि भी आकर यहां पर बैठ जाएं। अब सूर्य और शनि में तो आपस में क्या है ये सब जानते हो, सर्वविदित है कि यहां इन दोनों में शत्रुता है। अब लाल किताब ऐसी कुंडली को जहां पर ये दो शत्रु ग्रह आकर बैठ गए तो अंधे ग्रहों की कुंडली मानेंगे, और ऐसे दो विपरीत ग्रह जातक को ऐसे ही प्रभावित करेंगे जैसे जैसे अंधा व्यक्ति किसी को प्रभावित करता है। अब लाल किताब में ऐसी स्थिति अगर किसी की बन रही है तो उसके लिए उपाय बताया है कि 10 अंधे व्यक्तियों को मुफ्त में भोजन करा दीजिए, जाओ काम हो जाएगा, खत्म अंधी कुंडली का प्रभाव। देखिए, इस प्रकार के जो जातक होंगे जिनकी कुंडली अंधी है, वो अपने माता पिता से बराबर उनको मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूल गए, माता पिता यहां पड़े हुए, आप विदेश में पहुंच गए साहब, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, अंत में लौट के ही आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप उनसे मिलते रहो, आप उन्हें साथ रखो तो बहुत अच्छा, इससे बढ़िया कुछ नहीं। क्योंकि ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए दूध देने वाली गाय है, जो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र का विस्तार करेंगे, आपका प्रमोशन कराएंगे। तो जिनके सूर्य और शनि की युति है या ऐसे विपरीत ग्रहों की युति है जो शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के, और वो दसम भाव में बैठे तो कर्म बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सही करने के लिए माता पिता से मिलते रहना चाहिए, उनको अपने पास रखे तो बहुत अच्छा है। 10 अंधे व्यक्तियों को अगर इकट्ठा ये खैरात में खुराक दें, भोजन कराएं तो बहुत अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, कभी आप ज्यादा घमंड में आ जाओ, आपको भोजन ही कराना है, नगद एक पैसा नहीं देना। सब कुछ कोई कहने आए मुझे पैसे दे दो, नहीं, बताइए क्या खाना है, आप खाना खिलाइए, भरपेट खाना खिलाइए, कितने का ही सही चाहे वो। देखिए, दसम भाव अगर निष्क्रिय हो जाए तो ये बहुत आवश्यक है कि एक हानि रूपी जहर को धोने में सहायक होगा। कौन सा? दसम भाव निष्क्रिय हो गया है और उसमें हानि हो रही है, तो यहां जो मैंने ये उपाय बताए हैं इनको कीजिए, आपके दसम भाव में शुभता आ जाएगी। एक बात और ध्यान रखिए, इसी दसम भाव में यदि राहु केतु और बुध ये तीनों भाव अगर आकर बैठ जाएं, अगर इसी भाव में कौन कौन, कोई भी राहु, देखिए दो तीनों तो एक साथ नहीं आएंगे, ये राहु आए या केतु आए या फिर बुध आ जाए, ये दो ग्रह इनमें से आकर बैठ जाएं, तो ये तीनों ग्रह जो हैं, राहु बैठे या केतु बैठे या बुध बैठे, तो इस भाव से संबंधित शक उत्पन्न कर देते हैं। अब देखिए, राहु और केतु तो शनि के निर्देश पे चलते हैं। अगर शनि लाभ देने वाला होगा तो ये अत्यधिक लाभ प्रदान करेंगे। अब शक्की का मतलब यह हो गया कि कुछ कह नहीं सकते आप दसम भाव के बारे में, क्या हो जाए आप कहो नहीं जी आपका तो दसम भाव बिगड़ गया, अशुभ देगा।
अब वहां शनि को देखिए, शनि जन्म पत्रिका में कैसी कंडीशन में है। अगर शुभ स्थिति में है तो राहु केतु क्या करेंगे, शुभता देंगे, क्योंकि ये उसके इशारे पर चलने वाले होते हैं। अच्छा शनि है, लाभ देने वाला शनि है, तो ये भी बड़ा अच्छा लाभ देने वाले होंगे। और हानि देने वाला होगा तो बड़ी लंबी हानि देंगे राहु केतु। ये चमचे हैं, राहु केतु शनि के चमचे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। चलिए अब हम बात करेंगे एकादश भाव की। राहु केतु का शनि के साथ ऐसा संबंध है, शनि ने कह दिया कि पूरब है तो राहु केतु कहेंगे जी साहब पूरब है। शनि ने कह दिया पश्चिम है तो राहु केतु कहेंगे जी सर पश्चिम है। तो सबसे बढ़िया शनि को मनाइए, राहु केतु अपने आप मान जाएंगे। अच्छा चलिए अब हम एकादश भाव पर आते हैं और वैदिक ज्योतिष क्या कहती है, ओहो इसके बारे में समझ ले। तो आते हैं एकादश भाव पर। एकादश भाव के बारे में फलित ज्योतिष कहता है कि ये लाभ भाव है, आय भाव है। इसके भाव के अधिपति को आयेश, लाभेश, एकादेश कई नाम इनको दिए गए हैं। अब ये जातक की आमदनी और आय के कितने स्रोत होंगे उसको ये 11th हाउस 11वां भाव एकादश भाव बताता है। और इसी भाव से यह भी देखा जाता है कि जातक धन किस रास्ते से कमाएगा, गलत रास्ते से कमाएगा या फिर अच्छे रास्ते से कमाएगा, यही बताएगा। बाकी और क्या क्या हम जान सकते हैं फलित ज्योतिष में इस भाव से, तो आप कैसे लालची होगे कैसे होगे ये भाव बताएगा। किसी के अंडर काम करोगे या स्वतंत्र काम करोगे ये भी यही बताएगा। आपके अंदर कमाने की कितनी क्षमता है ये भाव भी, ये एकादश भाव ही आपको बताएगा। कितने बड़े लापरवाह हैं ये भी एकादश भाव ही बताता है। शरीर पर बात करें तो ये शरीर की जो पिंडलियां होती हैं, कान होते हैं, उन पर इसका प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, हम इस भाव से और चर्चा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां से तो हम स्थायी संपत्ति की बात करते हैं दूसरे भाव से। ठीक है, ये भी स्थायी हो गया, ये तो घर हो गया, और ये उसका फाइनेंस हो गया। सबसे स्थायी तो यही है। फिर ये है फाइनेंस, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी है, फाइनेंस ये हो गया। वित्त हो गया, वित्त ठोस हो गया जब पूरी तरीके से, फिर चतुर्थ भाव में आ गया। जमीन जायदाद वाहन सुख ये सब कुछ हमने चतुर्थ भाव में रखे। लेकिन जो हमने कैश रखा हमारे पास में, एकदम तो जमीन नहीं आएगी, क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा, देन वी कन्वर्ट कैश इनटू प्रॉपर्टी। हम कैश को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैश क्या है, ये हमारा 11th हाउस से संबंधित है, चल संपत्ति है, इसको हम बोलते हैं चल संपत्ति, करंट एसेट। ठीक है, आपके बड़े भाई बहन को देखिए, यहां सबने छोटे भाई बहनों की चर्चा की है, बड़े भाई बहन की चर्चा करोगे तो 11th हाउस से करोगे। शुभ ग्रह बैठे हुए बड़े भाई बहन बड़े सुखी हैं, अच्छे हैं। उच्च के ग्रह बैठे हुए बड़े भाई बहन आपके बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वहीं नीच का ग्रह, अशुभ ग्रह, शत्रु ग्रह ये बैठ जाए, बेचारा परेशान रहेगा आपका, बड़ी बहन परेशान रहेगी, यहां उनको हानि होती रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। आपके पुत्र की पत्नी को हम इसी भाव से देखेंगे। अब फिर आपको मैं बताता हूं, पंचम भाव आपका पुत्र, उसका 7वां आपके भाई की पत्नी, आपके पुत्र की पत्नी। हमारी जन्म पत्रिका हमको सभी रिलेशन से जोड़ देती है, सबके बारे में आप धीरे धीरे देख सकते हो। बेटा कैसा होगा, उसकी घरवाली कैसी होगी, यानी कि पुत्र वधू हमें रोटी देगी नहीं देगी, बहुत सारे बुजुर्गों के प्रश्न होते हैं और होने भी स्वाभाविक हैं। आज के डेट में आप देखोगे, जब YouTube खोलोगे तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आधे लोगों की जन्म पत्रिकाएं खराब हो रही हैं, वो पूर्व जन्म के फल को भोग रहे हैं और उसी को छीण भी कर रहे हैं। कैसे, अपने माता पिता को वह जो वृद्ध आश्रम है उनमें भेजकर। अब देखिए, बहुत सारे बुजुर्गों का प्रश्न होता है कि उनकी संतान क्या उन्हें रोटी देगी। अब रोटी देने का अर्थ तो नहीं कि आपने रोटी फेंक दी तो बस रोटी मिल गई, नहीं, उन्हें सम्मान के साथ आप भोजन कराइए।
उनको इज्जत दीजिए, यही तो सब कुछ चाहिए। बाकी अगर आप भूखे हैं तो आप एक रोटी खाओगे तो एक रोटी में से कुछ हिस्सा उनको भी दोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खुद खाते रहो और उनको अलग छोड़ दो, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने आपके लिए ही सब कुछ किया है। इसलिए आपको चाहिए कि आप उनके लिए भी वही करो, क्योंकि ये आपके ऊपर बोझ नहीं, आपका ये कर्तव्य है, आपके ऊपर ये ऋण है। इन ऋणों का जब तक आप भुगतान नहीं करोगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। यही तो कर्म है, यही तो कर्म हमको करने चाहिए। तो यही पुत्र वधू कैसी होगी 11th हाउस से आप देख सकते हो। क्या आपको रोटी देगी, नहीं देगी, आपके प्रति उसका भाव कैसा होगा। 11th हाउस चेक कीजिए, 11वां भाव चेक कीजिए, पता चल जाएगा आपको आपकी पुत्र वधू कैसी होगी। यहां तक हमें इस बात को समझ गए। अब देखिए, पुत्र वधू हो या फिर अगर आपकी यहाँ पुत्री है तो वो भी पंचम भाव से देखी जाएगी, तो उसका पति यानी कि दामाद को भी हमसे देखेंगे, भाई दामाद कैसा होगा। अब ये ना कहें कि भाई पुत्र के बारे में बताया, पुत्री के बारे में नहीं बताया, मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं। संतान, किसी का पुत्र है तो वहां वो अपनी पुत्र वधू को यहां से देखे, किसी की पुत्री है तो वो अपने दामाद को देखे 11th हाउस से, दामाद कैसा होगा। स्पष्ट है? यहां तक बातें समझ में आ रही हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। विदेशों से हम देखें कि आयात और निर्यात अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी 11th हाउस से हम देखेंगे। ये सारी चर्चाएं हम 11वें भाव से करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के अंतिम भाव यानी कि द्वादश भाव की। यही वो भाव है जो भुगतान कराता है। लेकिन रुकिए, अभी मैंने ये वैदिक से किया था, अभी लाल किताब से और एकादश भाव का विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, लाल किताब में इस भाव का जो अधिपति माना गया है वो गुरु बृहस्पति को माना गया है। गुरु बृहस्पति का है तो न्याय का भाव भी है, लेकिन न्याय का जो वास्तविक स्थान है वो द्वादश है, ये लाल किताब मानती है। जातक की आमदनी का विचार, सांसारिक व्यवहार द्वादश भाव से देखेंगे हम। सांसारिक व्यवहार कैसा होगा, क्योंकि सैया सुख भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। ठीक है, देखिए लाल किताब कहती है कि राहु केतु शनि इन पाप ग्रहों को छोड़ दीजिए और बाकी के सभी जो ग्रह हैं वो एकादश भाव के अविश्वासी ग्रह होंगे। यदि कुंडली में तीसरा भाव रिक्त हो, ये भाव खाली हो, तो जातक को यहां से इस भाव में ये ग्रह हो कोई भी तो उत्तम फल मिलेगा। और यदि नवम भाव रिक्त हो, यदि नवम भाव रिक्त हो तो यहां पर यह उपाय करने चाहिए। कौन से उपाय कर सकते हो आप? यहां पर इन ग्रहों से संबंधित उपाय आप कर सकते हो। आप देखिए, यहां पर गुरु को अच्छा कर सकते हो आप, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे हम उपायों के लिए एक अलग से विशेष वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी ग्रहों के उपाय मैं आपको बताऊंगा अलग से, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव की। यही भुगतान का भाव है, यही भाव है जो व्यय का भाव है। इस भाव के स्वामी को व्ययेश भी कहते हैं, इस भाव के स्वामी को द्वादेश भी कहते हैं। ठीक है, इस भाव के कारक ग्रह कौन होते हैं? तो इस भाव के कारक ग्रह शनि देव होते हैं। अब शनि किस किस के कारक हो गए? अष्टम के कारक हो गए और द्वादश के कारक हो गए, न्यायाधीश है भाई। अब यहां से खर्चे देखेंगे जातक के हम, कितना खर्चीला होगा, कितना मितव्ययी होगा, कम खर्च करने वाला होगा। उसके जीवन में विदेश यात्रा का निर्धारण जो करेंगे हम इसी भाव से करेंगे। विदेश यात्रा होगी या नहीं, ये सब कुछ हम इसी भाव से जानेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के आजकल योगाभ्यास करते हैं, ये भी ऐसे नहीं मिलता। योगाभ्यास
मैंने बताया तीसरे भाव से हम पराक्रम, योगाभ्यास पराक्रम है, लेकिन तीसरे भाव के साथ साथ में हम इस भाव से भी हम योगाभ्यास को देखते हैं। मोक्ष का भाव है द्वादश भाव, यहां से मोक्ष को देखेंगे। व्यय कर दो कि दरिद्र हो जाओगे, तो दरिद्रता का भाव भी है द्वादश भाव। आपके शयन का, आपके शैया का, आपकी निद्रा का ये भाव है द्वादश भाव। ये पीड़ित तो नींद नहीं आएगी, निद्रा संबंधित रोग आपको होने की संभावनाएं होंगी अगर द्वादश आपका पीड़ित होगा तो। खर्चे जितने देखेंगे हम सब द्वादश भाव से देखेंगे। आपका जो बायां आंख है, बाई आंख है, वो भी हम इसी भाव से देखेंगे। कान हमने 11वें से देखा, 11वें और तीसरे से, और यहां से हम आंखें देखेंगे। बाई आंख 12वें से और दाई आंख दूसरे भाव से देखेंगे। कोई रोग होगा तो इन भावों को चेक कीजिए, इन भावों के ग्रहों को शांत कीजिए, आंखों की समस्याएं समाप्त होंगी। सूर्य चंद्र आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी आप जानते हो। सूर्य आपकी दाई आंख का और चंद्र आपकी बाई आंख का प्रतिनिधित्व करता है। कोई बंधन है, क्योंकि ये कारागार का भाव है, ये अस्पताल का भाव है, ये ऋण के भुगतान का भाव है, तो यहां से ऋण मुक्ति देखोगे। राजदंड आपको कोई मिलता है तो वो भी हम यहां से ही देखेंगे। शत्रु का भय होगा या नहीं होगा तो ये भी हम यहीं से देखेंगे। विदेश यात्रा भी यहीं से देखेंगे। जहाज के कारखानों की बात होगी, क्योंकि यहां से हम विदेश देखते हैं तो जहाज विदेश से संबंधित होंगे, उनके कारखानों को देखेंगे तो भी हम द्वादश भाव का ही विश्लेषण करेंगे। कोई मछली व्यवसाय करना चाहता है, पूछेगा आपसे भाई मैं मछली उद्योग में शामिल हो सकता हूं, नहीं, आप द्वादश भाव देखिए, इस द्वादश भाव से ही जानकारी मिलेगी। ये भाव अगर आप देखोगे तो ये चाचा के बारे में, आपके जो चाचा हैं उनको भी द्वादश भाव से ही देखोगे। चाचा के साथ में आपका कैसा संबंध रहेगा, देखिए द्वादश भाव के ग्रह आपके ग्रहों से कैसे मैच करते हैं, ये सभी हम द्वादश भाव से देखेंगे। अब लाल किताब क्या सोचती है द्वादश भाव के बारे में, तो लाल किताब इस भाव को विश्राम का भाव कहती है, स्वप्न की अवस्था का भाव कहती है, निद्रा का भाव कहती है, आराम करने का और इसी प्रकार के क्रियाकलापों को प्रभावित करने का भाव ये बताती है लाल किताब। और लाल किताब में इस स्थान को आकाश का स्थान भी दिया गया है कि ये आकाश है। द्वादश भाव क्या है? आकाश। जैसे छठा भाव पाताल था और ऐसे ही द्वादश भाव लाल किताब में आकाश है। अगर जन्म कुंडली में स्थित सभी ग्रह द्वादश भाव में होंगे, ये द्वादश भाव के जो आसीन ग्रह उनसे प्रभावित होंगे, कहीं पर भी स्थित हो जाएं, द्वादश भाव के जो ग्रह होंगे बैठे हुए उनसे प्रभावित जरूर होंगे। द्वादश भाव जो निर्णय देता है वो सबको मान्य होता है, सब को मानना पड़ता है। और यदि इस भाव के भावेश को अपनी फरियाद करने की आवश्यकता पड़े तो वह द्वितीय की अदालत की शरण लेगा। आप समझिए, ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे जन्म कुंडली का सुप्रीम कोर्ट है। यहां पर जो बैठे हुए जज हैं वो पूरी ये जन्म कुंडली उनके आदेश का पालन करेगी। अब दूसरे भाव को राष्ट्रपति मान लीजिए या संसद मान लीजिए आप, मैं आपको सामान्य रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर अगर उनके संबंधित फैसला देने की बात हो गई तो वहां पर कहते हैं ना कि इस्तीफा कौन लेगा, इनका जो त्याग पत्र है राष्ट्रपति लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय का, और जो राष्ट्रपति जो है उनका लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब ये फरियाद किसके यहाँ करेंगे, तो ये दूसरे भाव के जो अधिपति हैं उनकी अदालत में जाएंगे, उनकी अदालत में शरण लेंगे, और जो दूसरे भाव के अधिपति निर्णय देंगे वो इनको स्वीकार करना होगा। देखिए, दूसरे भाव जो द्वादश भाव है उससे संबंधित ग्रह जातक को आराम प्रदान करने वाले ग्रह के संबंध में पूर्ण शक्ति संपन्न होंगे और उनके अनुकूल उपाय करने पर जातक को अपार सुख आराम मिलता है। तो द्वादश भाव के अधिपति का जरूर आप ध्यान रखें, ये शकुन देने वाले हैं और रात्रि सुख में व्यतीत होती है। देखिए,
अगर यहाँ पर पिता और बाबा के उपाय बताए जाते हैं द्वादश भाव के लिए, लेकिन मानकर चलिए पिता भी नहीं रहे, दादा भी नहीं रहे, क्या करें इसको सही करने के लिए? तो बृहस्पति से संबंधित उपाय करें। बृहस्पति की जो वस्तुएं हैं उनको अपने पास रखकर सोएं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये लाल किताब के भी इससे संबंधित हमने बात करी। इन भाव के बारे में लाल किताब क्या सोचती है, वैदिक या फलित ज्योतिष क्या सोचती है, ये हमने चर्चा करी। आशा करता हूं विषय गंभीर था, आपको इतना समझ में आया, लेकिन विश्वास कीजिए जिन्होंने इसको बड़े ध्यान से सुना होगा, निश्चित मानिए आज वह ये जान गए होंगे कि उनको 30% आप कुंडली क्या होती है ये जान चुके हो। आगे हम बात करेंगे सूर्य से लेकर राहु केतु तक कौन कैसा फल देता है, इनको पूरा समझेंगे, दोनों के आधार पर समझेंगे, वैदिक के आधार पर भी, लाल किताब के आधार पर भी, दोनों का दृष्टिकोण यहां पर देखेंगे। और बाकी डिपेंड करेगा आप सबकी कमेंट्स पर, क्या मैं और इसी प्रकार के टॉपिक्स लेकर आऊं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो बेल आइकन है, अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन से जानकारी इसकी हो जाएगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।